हेलो डियर कॉमरेड, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारा यदि बात करें हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर 10th क्लास की सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों से पूछते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है। फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी इनकम्प्लीट है लेकिन सही है। आप बताओ। कोई भी चीज जिसका यूज हम या तो किसी मशीन को चलाने के लिए या किसी चीज को गर्म करने के लिए या फिर लाइट जलाने के लिए करते हैं। ये तो ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो उससे पहले हमें जानना है, जैसे इन्होंने बोला फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम चार्ज। फिर उसके बाद आपने सुना होगा I इक्वल टू क्यू बाई टी, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, इसे बोलेंगे करंट। फिर आएगा हमारा फ्लो ऑफ करंट, इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी। वैसे यदि हम देखें तो इलेक्ट्रिसिटी एक ग्रीक वर्ड से बना है जो कि इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसका मतलब ये फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो पहले देखा हमने कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। और ये जो मेंशन किया हुआ है यहाँ पे पूरा फ्लो चार्ट, इसके अंदर सभी टॉपिक हैं जो हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेंशन यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जो कि हमने अभी बताया I इक्वल टू क्यू बाई टी, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, इसे ही बोलेंगे करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, उसके बाद आते हैं चार्ज। ठीक है, तो चार्ज क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे बोलेंगे हम चार्ज। ठीक है, तो चार्ज देखेंगे। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके अंदर मीजरिंग डिवाइस। इसके अंदर हम वोल्ट मीटर, एमीटर या गैल्वेनोमीटर, या फिर हमारा हो सकता है इसी के अंदर हमारा वॉट मीटर, ये सारी डिवाइस हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, उसके बाद ओम्स लॉ हो गया। ठीक है, मतलब कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्लोइंग करंट के। ठीक है, वो देखेंगे इसके अंदर, इसका ग्राफ देखेंगे, इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो भी देखेंगे इसके अंदर। फिर आएंगे हम जूल्स लॉ पे। ठीक है, तो जूल्स लॉ क्या है, हमारा जो हीटिंग इफेक्ट है उसके अंदर जो जूल्स लॉ है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी देखेंगे क्योंकि वो भी न्यूमेरिकल में यूज होगा, इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इसके एप्लीकेशन, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, जूल्स लॉ के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे। इसमें फ्यूज हो गया, आयरन हो गया, हीटर हो गया, बल्ब हो गया, ये सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जैसे सर्किट। तो सर्किट डायग्राम देखेंगे हम। इसके अंदर दो टाइप के सर्किट होंगे, या तो ओपन सर्किट डायग्राम या फिर क्लोज सर्किट डायग्राम। ओपन सर्किट डायग्राम जिसके अंदर हमारा स्विच ऑफ होगा, क्लोज सर्किट डायग्राम जिसके अंदर स्विच ऑन होगा। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम देखेंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये आपने देखा होगा, दो तरह के कॉम्बिनेशन यूज करते हैं हम, एक सीरीज और दूसरा हमारा कॉम्बिनेशन होगा पैरेलल। तो सीरीज, ये सीरीज देख लेना, यहाँ ये सीरीज लिखा हुआ है, वेब सीरीज नहीं। तो सीरीज है ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में पहला होगा मेथड हमारा सीरीज जिसमें करंट सेम है, दूसरा होगा पैरेलल जिसमें हमारा वोल्टेज सेम होगा। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे, इसका डेरिवेशन भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक डोमेस्टिक सिस्टम, जैसे हम घर के अंदर यूज करते हैं सारे, तो ये डोमेस्टिक सिस्टम है। ठीक है, मतलब कि जैसे कि हमने मान लिया एक हमारे पास बोर्ड है, उस बोर्ड से एक स्विच जा रहा है, हमारा एक स्विच मेंशन है हमारा फैन के लिए, एक है हमारा लाइट के लिए, एक फ्रिज के लिए। तो ये जो डोमेस्टिक सिस्टम है, कितना करंट यूज करते हैं, कितना वोल्टेज आता है हमारे घर में, ये सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, वो होगा हमारा डोमेस्टिक सिस्टम। फिर आएंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। यहां भी बहुत कंफ्यूजिंग दो टर्म है, एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या माइनस का डिफरेंस है वो भी डिस्कस करेंगे हम, इनकी यूनिट क्या है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आएंगे पावर और वर्क। पहले देखेंगे पावर और वर्क में क्या डिफरेंस है, फिर देखेंगे पावर है क्या, इसका फॉर्मूला क्या है, वर्क का फॉर्मूला क्या है, इसका डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आएगी हमारी कमर्शियल यूनिट, या जिसे बोलते हैं हम डोमेस्टिक यूनिट, मतलब कि घर में जो हम कमर्शियली यूनिट यूज करते हैं वर्क की, वो क्या होगी। तो इसमें हम किलोवाट आवर कैसे आया, उसकी वैल्यू कैसे आई, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे इसके बाद। फिर आएंगे ऑल इलेक्ट्रिक सिंबल्स, जैसे जिसके अंदर हम देखेंगे हमारा ये बल्ब है, वैसे तो ये फूल गोभी शब्द प्रतीत हो रहा होगा आपको लेकिन ये बल्ब है। ठीक है, तो ये बल्ब है। उसके बाद ये ओम मीटर है, मतलब कि वैसे तो दिखने में तो सिबलिंग टाइप लग रहा है, लेकिन ये वैसे रियल में ओम मीटर है। फिर आ जाएगा हमारा वॉट मीटर, वॉट मीटर कट कर देना। ठीक है, उसके बाद ये रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस। उसके बाद वायर भी, इसके अंदर बहुत सारे हमारे जितने भी हमारे सिंबल है, जैसे कि वायर, कनेक्टेड वायर और एक के ऊपर एक ओवरलैप करती हुई वायर, वो सारे देखेंगे। रियोस्टेट का सिंबल क्या है, वो सारे सिंबल्स हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये था। इसके अलावा यदि हम बात करें तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, इससे पहले हम देखेंगे रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, फिर देखेंगे कंडक्टेंस क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। फिर रेजिस्टिविटी के बाद, रेजिस्टेंस के बाद रेजिस्टिविटी जो कि प्रॉपर्टी है, कंडक्टिविटी भी प्रॉपर्टी है, तो फिर देखेंगे रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के अंदर क्या डिफरेंस है। तो ये हो गया हमारा जस्ट पूरा ओवरव्यू जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं। अब हमने इस इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लीट ओवरव्यू देख लिया,
कौन कौन से टॉपिक हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अब हम उन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। जैसा कि मैंने बताया ये एक ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से बना है, ठीक है। फिर उसके अंदर भी देखेंगे हम, क्योंकि मैंने बताया था कि फ्लो ऑफ चार्ज वो है हमारा करंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वो है चार्ज, ठीक है। सबसे पहले क्योंकि इसके अंदर ही आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ही है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को जानना जरूरी है। पूरे यूनिवर्स में सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन है, जानते हैं कैसे? जैसे यदि हम बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल लें, हमारे घर के अंदर बात करें तो सबसे छोटी जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या होगी? हमारी ब्रिक। फिर ब्रिक से मिलके क्या बनेगी? वॉल, ठीक है। फिर वॉल को कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा एक पर्टिकुलर रूम, ठीक है। फिर रूम से कंप्लीट हमारा होम या हमारी कोई भी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। इसी तरह से बॉडी के अंदर भी आपने सुना होगा, जैसे सबसे छोटा क्या है बॉडी के अंदर? सेल। बहुत सारे सेल कंबाइन होकर बनाते हैं टिश्यू, फिर टिश्यू कंबाइन होकर बना देंगे हमारा ऑर्गन, फिर ऑर्गन कंबाइंड होकर बना देंगे ऑर्गेनिक सिस्टम। जैसे पूरा ऑर्गेनिक सिस्टम क्या आ जाएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, सारे सिस्टम आ जाएंगे। उसके बाद यदि हम बात करें तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा उसके अंदर पूरी बॉडी, मतलब कि ह्यूमन बॉडी कंप्लीट हो जाएगी उससे। तो जैसे हमने बायो में देखा वैसे ही हमने एक डोमेस्टिक लेवल पे देखा घर के अंदर, वही सेम चीज देखेंगे हम अब फिजिक्स के अंदर सबसे छोटा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुई? कितना छोटा है यूनिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कितना छोटा है इलेक्ट्रॉन, वो देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि उससे पहले तो हमें यही पता था कि सबसे छोटा है पूरे यूनिवर्स में, जब तक थॉमसन ने बताया था, डाल्टन ने बताया था कि सबसे छोटा है एटम, ठीक है, neither be create nor be destroy। लेकिन बाद में हमारे रदरफोर्ड ने बताया कि सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन है। तो समझते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे छोटा है। यदि इसे माने हम यूनिवर्स, ठीक है, फिर यूनिवर्स किससे कंबाइन होकर बना है? तो बहुत सारे सुपर क्लस्टर से, ठीक है। फिर सुपर क्लस्टर किससे कंबाइन होकर बने हैं? बहुत सारे क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब क्या है? क्लस्टर का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ गैलेक्सी। बहुत सारी अरबों गैलेक्सी से मिलकर बनते हैं हमारी क्लस्टर। फिर क्लस्टर से हमारी आ जाएंगी गैलेक्सी, ठीक है। तो गैलेक्सी का मतलब हुआ जो कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है हमारे सारे जितने, जैसे कि हमने अपना देखा हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, ऐसे ही गैलेक्सी है, उसके अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम होंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये कंबाइन हो जाएंगे, तो कंबाइन होकर ये इससे छोटा क्या आएगा? हमारा सोलर सिस्टम, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या आएगा? हमारा सोलर सिस्टम, ठीक है। सोलर सिस्टम के अंदर भी क्या है? हमारे 8 प्लेनेट है। उन 8 प्लेनेट के अंदर भी एक प्लेनेट हमारा है अर्थ, ठीक है। फिर अर्थ के अंदर भी आएंगे तो अर्थ के अंदर भी 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है। 7 कॉन्टिनेंट में से एक कॉन्टिनेंट हमारा है एशिया। उस एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर भी यदि इलीगली टोटल देखें तो 52 कंट्री है, लेकिन वैसे देखें लीगली जो ऑथेंटिक है वो है 48 कंट्री। उन 48 कंट्री में एक कंट्री हमारी है इंडिया। उस इंडिया के अंदर भी हमारी 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है। उनमें से एक स्टेट हमारा होगा जिसमें जिस पर्टिकुलर स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में आप रहते हो, ठीक है। उसके बाद हम जैसे जैसे नीचे आएंगे फिर मेटल आएगा, मतलब कि यदि उसमें भी देखें हमें जैसे केमिस्ट्री में देखते हैं तो फिर उसके बाद क्या? कंपाउंड आएंगे। कंपाउंड भी मिलकर किससे बने हैं? एलिमेंट से। फिर एलिमेंट भी किससे मिलकर बना है? मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स भी किससे मिलकर बने हैं? एटम से। तो तब जाके हमारा एटम आएगा। बहुत लंबी स्टेज के बाद हमारा क्या आ गया? एटम आ गया, ठीक है। तो हमें थॉमसन और डाल्टन तक ये पता था कि सबसे जो स्मॉलर यूनिट है पूरे यूनिवर्स में वो एटम है, लेकिन बाद में डाल्टन ने ये चीज भी प्रूफ की कि इससे भी छोटी है एटम के अंदर। यदि एटम की बात करें तो इसके सेंटर में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। इसके चारों तरफ ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन बाय चार्ज या बाय मास कैसे सबसे छोटा है। यदि हम चार्ज की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम, ये है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। प्रोटॉन की बात करेंगे तो बस पॉजिटिव कर दो, बाकी यही है चार्ज। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, ठीक है। लेकिन यदि बात करें सबसे छोटा तो इसका मास देख लो एक बार। यदि हम बात करें मास ऑफ प्रोटॉन वो क्या होगा? वो होगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 27 केजी, ठीक है। और यदि बात करें यहाँ पे मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग इसके बराबर, ये बस हल्का सा इससे लार्जर होगा, वो होगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस की 27 केजी, ठीक है। मतलब कि अभी तक हमें दिखाई दे रहा है कि न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है प्रोटॉन से। मतलब कि अभी तक एटम से छोटा न्यूट्रॉन भी आ चुका है, ठीक है। उससे छोटा क्या आ गया? अभी प्रोटॉन आ चुका है। अब इससे भी छोटा होगा हमारा इलेक्ट्रॉन। देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 31 केजी, ठीक है। मतलब कि यदि इसे हम फिजिकली देखें तो जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो 1837 टाइम एक्स्ट्रा है किससे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और यदि मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो वो 1838 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि यदि बात करें इसकी तो ये कितना आ जाएगा? 1837 गुना ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के मास से, ठीक है। और ये 38 गुना, मतलब कि इसका मतलब यहां से हमें दिखाई दे रहा है कि लगभग प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास तो बराबर है, लेकिन उससे कई गुना कम है इलेक्ट्रॉन का मास। तो सबसे कम अभी तक हमें ये पता चला कि सबसे कम जो मास है वो किसका है? इलेक्ट्रॉन का। तो पूरे यूनिवर्स में अब देखें, अब पूरा कंप्लीट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन से चलते हैं और पहुंचते हैं यूनिवर्स तक। तो सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन कैसे है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन से बड़ा देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन से बड़ा प्रोटॉन, फिर प्रोटॉन से बड़ा क्या है? प्रोटॉन के बाद आया हमारा
न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस मतलब कि न्यूट्रॉन भी काउंट कर लिया उसके अंदर, तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद आएगा एटम, बहुत सारे एटम कंबाइन करके क्या बना देंगे हमारा मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर बनाएंगे एलिमेंट, फिर एलिमेंट से कंबाइन होकर क्या बन जाएंगे हमारे, यदि एलिमेंट को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कंपाउंड, कंपाउंड से बन जाएगा हमारा सब्सटेंस, ठीक है, वो सब्सटेंस हमारे यूनिवर्स के अंदर यूज भी हो रही है, ठीक है, उन्हीं से सारे, यदि ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे वो पूरा का पूरा आ जाएगा ह्यूमन बॉडी भी। फिर उसके बाद हमने देखा था ह्यूमन कंबाइन होंगे तो क्या बना देंगे हमारी पूरी कम्युनिटी, फिर वही चीज हमने यहाँ पे देखी है कि बहुत सारे लोग रहेंगे किसी स्टेट में, फिर स्टेट से क्या, स्टेट यूनियन टेरिटरी किसी कंट्री के अंदर, फिर कंट्री से बनेगा कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट से बन जाएगी अर्थ मतलब कि प्लेनेट, फिर प्लेनेट, बहुत सारे प्लेनेट कंबाइन होकर क्या बना देंगे हमारा, यदि प्लेनेट सारे कंबाइन कर देंगे तो प्लेनेट कहाँ होंगे, सोलर सिस्टम के अंदर। फिर सोलर सिस्टम क्या है, बहुत सारे सोलर सिस्टम एक ही गैलेक्सी के अंदर होंगे, जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी होगी, ठीक है, फिर मिल्की वे गैलेक्सी, बहुत सारी गैलेक्सी मिलके अरबों गैलेक्सी मिलके क्या बना देंगे हमारी, यदि उसके बाद क्लस्टर, बहुत सारे क्लस्टर मिलके बना देंगे सुपर क्लस्टर, और बहुत सारे सुपर क्लस्टर कंबाइन होकर बनाएंगे यूनिवर्स। तो मतलब कि इस तरीके से हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे यूनिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में कितना छोटा है, ठीक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ चार्ज, क्योंकि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखा, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसी बोलते हैं हम चार्ज, ठीक है, चार्ज जिसे हम डिनोट करते हैं क्यू से, ठीक है। अब देखेंगे हम चार्ज क्या है और चार्ज कितने टाइप का होता है वो देखते हैं हम देख चुके इलेक्ट्रॉन क्या है, अब हम देखते हैं चार्ज। पहले सबसे पहले समझते हैं चार्ज है क्या, ठीक है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहेंगे हम, चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के बारे में हम सब कुछ देख चुके, इलेक्ट्रॉन क्या है, सबसे छोटा क्यों है, ठीक है। अब चार्ज की बात करें तो चार्ज भी हम दो टाइप के देखेंगे, एक होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, एक होगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज की बात करें, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज बोल दो या फिर एक तरीके से हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जैसे कि मान लिया पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करना है हमें, तो हमारे पास मान लिया एक रॉड है जो कि ग्लास रॉड है, ठीक है, और इस पे रब करते हैं हम एक क्लॉथ है हमारे पास, सिल्क क्लॉथ, ठीक है, तो तब जो हमारा चार्ज प्रोड्यूस होगा वो होगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यदि हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल है, मान लीजिए इस बार हमारे पास एबेनाइट रॉड है, ठीक है। अब इसके चारों तरफ हमने फर रब किया, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा नेगेटिव चार्ज, या इसी बोल देंगे नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि हमारे पास यहाँ दो एग्जांपल आए, यदि हम रब करते हैं ग्लास रॉड पे और वो भी क्या, सिल्क क्लॉथ, तब हमारा प्रोड्यूस होता है पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं। यदि हम लेते हैं यहाँ पे रॉड, एबेनाइट रॉड, तो इस पे यदि हम रब करते हैं हमारा ये फर, तो ये क्या प्रोड्यूस होगा, ये होगा नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी या फिर नेगेटिव चार्ज। फिर यदि हम बात करें चार्ज की, जैसे कि हम देख चुके फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या हमारा चार्ज, इसके डायरेक्शन, वैसे देखें हम पहले मानते थे कि इसका जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन है जो करंट की होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन यदि हम प्रैक्टिकली देखें तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा करंट के। तो यदि करंट की बात करें, करंट जो फ्लो होगा हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल होंगे। यहां देख सकते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है, ये बल्ब लगा हुआ है इसमें, ये हमारा स्विच हुआ, ठीक है, उसके बाद यहां बैटरी है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव। यदि इस सर्किट के अंदर हम देखते हैं तो इस सर्किट में ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, यदि क्लोज है, ठीक है, जब क्लोज होगा हमारा जो स्विच है जिसे हम की बोलते हैं, ठीक है, वो यदि हमारा क्लोज होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन अलाउ करेंगे यहां से फ्लो होने के लिए। इसका मतलब ये जो यहां से पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जो फ्लो है वो है फ्लो ऑफ करंट, और इसके जस्ट अपोजिट नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा वो होगा हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये चीज भी यहाँ पे क्लियर हो गई। हमने देखा चार्ज क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें, यदि चार्ज की बात करें तो यहाँ पे हम एक लॉ देखेंगे, क्वांटाइजेशन, ठीक है, तो Q इक्वल टू NE, ठीक है, तो ये भी याद रखना है यहाँ पे। यदि क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि जो हमारा चार्ज है किसी का भी वो इंटीजर मल्टीपल होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने अभी देखा है कितना होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, नेगेटिव 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कुलाम। ये कुलाम यूनिट कैसे आई है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम Ne, तो n क्या है यहाँ पे, ये याद रखना कि ये एक इंटीजर है, ठीक है, ये तो पता होगा ना सबको कि इंटीजर क्या होता है, ठीक है। मतलब कि होल नंबर की एक होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब कि 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक, होल नंबर 0 इंक्लूडिंग। यदि बात करें इंटीजर, तो इंटीजर में क्या होगा, पॉजिटिव नंबर भी आ जाएंगे, नेगेटिव भी आ जाएंगे, सिर्फ फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं Q इक्वल टू हाफ इलेक्ट्रॉन, तो वो गलत है। यहाँ पे या तो होगा ये हो सकता है या तो नेगेटिव, जैसे मान लिया मैंने एग्जांपल लिया माइनस के 3E, तो
तो ये भी हो सकता है। या फिर मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे माइनस नहीं प्लस 5e, मतलब कि कितना इंटीजर मल्टीपल है 5 मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज, यहाँ पे माइनस के 3 मल्टीपल है किसका, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो या तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, या फिर जीरो होगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मेन चीज ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है, धीरे थोड़ा, मतलब हमने देखा कि या तो नेगेटिव मल्टीपल होना चाहिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर पॉजिटिव मल्टीपल होना चाहिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। बस इतना याद रखना, ये है लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन। ठीक है, किसके लिए, चार्ज का, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, तो अगर मैं चार्ज देखा, चार्ज की डेफिनेशन भी देख ली, अब देखते हैं चार्ज की यूनिट। ठीक है, तो चार्ज की यूनिट की यदि हम बात करें तो वो क्या होती है, हमेशा वो होगी कूलम्ब। ठीक है, वो हम देखेंगे जब करंट की देखेंगे। अब हमने जैसे चार्ज देखा, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, फ्लो ऑफ चार्ज या चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, तो वहां से आएगी हमारी करंट। ठीक है, जैसे कि हम फॉर्मूले से देख सकते हैं, आई इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। ठीक है, इसका मतलब इसी फॉर्मूले से हम बना सकते हैं इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, ये होगी चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। खुद सोचो, यदि ये जो t इक्वल टू 1 है, इसे हम यूनिट सेकंड मान लें, या यूनिट कोई भी 1 यूनिट कर दी इसकी वैल्यू, तो ये जो चार्ज है, ये चार्ज ही बराबर हो गया करंट के। इसका मतलब चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां करंट आई। अब यदि हम करंट की यहीं से यूनिट निकालें, तो मुझे पता है चार्ज की यूनिट क्या होती है, हमारा कूलम्ब, टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड। तो ये जो कूलम्ब पर सेकंड है, इसको ही बोलते हैं हम एम्पियर। इसका मतलब यहाँ पे करंट की यूनिट भी आ जाएगी हमारी एम्पियर। तो यदि हमें यहाँ पे 1 एम्पियर की वैल्यू निकालनी है, तो 1 एम्पियर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम्ब 1 सेकंड। तो कूलम्ब पर सेकंड ही डिफाइन कर देगा हमारा 1 एम्पियर को। ठीक है, तो यहाँ पे एम्पियर जो करंट की हमारी जो करंट की यूनिट है वो भी क्लियर हो गई, और हमने देख चुके हम चार्ज की यूनिट क्या होगी। ठीक है, दो टाइप के चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज जिसे Q प्लस से नोट कर सकते हो आप, इसे Q नेगेटिव से। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है वो भी देख लिया। तो आई थिंक आपको चार्ज क्लियर हो गया होगा। फ्लो ऑफ चार्ज करंट होगा, और जहां करंट का फ्लो होगा वो हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि डोमेस्टिकली जो आज हम बहुत ब्रॉड लेवल पर यूज कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी है उसकी एक फॉर्म है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वो हम केमिकल के थ्रू भी प्रोड्यूस करते हैं, वो हम मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हमने जो इलेक्ट्रिसिटी देखी थी डेफिनेशन के अंदर, जो फ्लो ऑफ करंट है जहां भी होगा, जिस सर्किट में होगा, वहां करंट अपना आप इंड्यूस हो जाएगी। वो देखेंगे, जैसे डिफरेंट टाइप की मशीन यूज करते हैं, जैसे डायनोमा हो गया, या फिर हमने जनरेटर ले लिया। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं हम, किसके लिए यूज कर रहे हैं, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी का यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ये देखा हमने, चार्ज देख लिया, चार्ज के टाइप देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम ओम्स लॉ पे। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, या कह सकते हो वोल्टेज। ठीक है, इनके बीच माइनस का डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है, पहले उसकी जो हमारी डेफिनेशन वो पता होनी चाहिए। जैसे मान लिया वर्क डन, ठीक है, पर यूनिट चार्ज, ठीक है, वो बोल देते हैं हम सीधा सीधा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। लेकिन वो है क्या रियल में, वो देखते हैं फॉर्मूले के थ्रू। पहले देखते हैं V इक्वल टू W जो कि वर्क है, और ये चार्ज, ये फॉर्मूला। अब इसी से हम डेफिनेशन बनाएंगे। ठीक है, तो ये है V मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये W हम जानते हैं वर्क। ठीक है, जो कि जिसकी यूनिट क्या होगी, जूल। और चार्ज क्या होगा हमारा, चार्ज की यूनिट क्या होगी, ये होगी हमारी कूलम्ब में। ठीक है, तो क्या होगा, पहला यदि मैं इस चार्ज की वैल्यू, ये पॉजिटिव चार्ज है, इतना याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को यदि मैं यूनिट मान लूं, मतलब कि Q इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से ये यूनिट है, 1 है, 1 की कुछ वैल्यू होती नहीं है, इसका मतलब ये जो वर्क है ये ही बराबर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। तो अब हम सिंपल इसी तरीके से बोलेंगे कि यदि बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन एट पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अब यदि बात करें उसे मूव कहां से करा रहे हैं हम, तो ये कोई मान लिया ये इनफाइनाइट पॉइंट है, और इस इनफाइनाइट से हमें कहां से लाना है, ये पॉइंट है ए, यहां तक चार्ज को लाना है। मतलब कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है उसे ला रहे हैं हम कहां से, इन्फिनिटी से कहां तक, किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक। उसे उस पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क किया जा रहा है वो हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब ये सेम बात अब हम यहां इस पॉइंट तक ला चुके, अब इस पॉइंट से इसे मूव करते हैं एक अनदर पॉइंट पे, मान लिया ये अनदर पॉइंट है बी। ठीक है, अब यूनिट चार्ज को, ठीक है, एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कराने के लिए जितने वर्क की रिक्वायरमेंट है वो होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि यहां दो पॉइंट आ गए, तो यहां पे मान लिया VA वोल्टेज आएगा या पोटेंशियल आएगा, यहां VB आएगा। ठीक है, तो डेल्टा V इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, VB माइनस VA। ठीक है, तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस, इक्वल टू होगा क्या, वही जो यहाँ पे हमने वर्क लिखा था और यहाँ पे चार्ज। ठीक है, बस अंतर इतना है कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमने इन्फिनिटी से लेकर आए थे उसे एक पर्टिकुलर पॉइंट तक। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना कार्य किया जा रहा है, वर्क किया जा रहा है, वो हो जाएगा हमारा क्या,
पोटेंशियल डिफरेंस। तो बहुत माइनर सा डिफरेंस है, दोनों सेम है। यदि यूनिट की बात करें तो यूनिट भी दोनों की सेम है। यदि इसकी बात करेंगे तो इसकी भी वोल्टेज है, वोल्ट है, मतलब कि इसकी वोल्टेज की भी, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी भी यूनिट क्या है, वोल्ट है, जो कि हम पीछे देखे ये, क्योंकि ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारा जो ओम्स लॉ है उसके अंदर भी यूज होगा, क्योंकि ओम्स लॉ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली पूछना होगा हमारे करंट के, तो यहाँ पे भी तो यूज होगा इस पोटेंशियल डिफरेंस का। तो हमें पता होना चाहिए कि वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज हम पोटेंशियल डिफरेंस पे बोल देते हैं। लेकिन यदि बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है, वो हमने देख लिया कि यहाँ पे तो इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया जा रहा है पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, फिर पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना वर्क किया जा रहा है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आई थिंक आपको पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे ओम्स लॉ। अब देखते हैं हम ओम्स लॉ, ठीक है। यदि बात करें ओम्स लॉ, तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है एट कांस्टेंट टेंपरेचर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, आपने देखा होगा। लेकिन हम उसे रिमेंबर करेंगे, यहाँ पे जो याद करेंगे वो करेंगे फॉर्मूले के थ्रू। जैसे कि मान लिया हमने एक एग्जांपल लिया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, ये लिख लिया, सिर्फ ये हो गया पूरा ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेंपरेचर, सिर्फ ये याद रखना है, इसके अलावा हमें कुछ याद नहीं करना ओम्स लॉ में, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम यहाँ देख के इस फॉर्मूले को देख के बता सकते हैं, तो ये है पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एट कांस्टेंट टेंपरेचर, ठीक है, ये हो जाएगा। इससे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसे कैसे डिफाइन करेंगे, ये क्या होता है। तो यहाँ देख लेते हैं एक बार कि यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब क्या होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल तब क्या होगा, ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी आएगा हमारा रेजिस्टिविटी वाले डेरिवेशन में। तो पहले देख लेते हैं, यहाँ पे ये है x, यदि बात करें हॉरिजॉन्टल x या फिर इसे बोलते हैं एब्सिसा, तो इस पे x डिफाइन कर दिया। ये है ऑर्डिनेट एक्सिस जिसे हम वर्टिकल एक्सिस के नाम से जानते हैं, तो ये होगा y। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास कोई वैल्यू है, एक फंक्शन है y इक्वल टू 2x, ठीक है। अब देखो यहाँ यदि मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो y की वैल्यू आएगी 2। यदि यहाँ पे जैसे मान लिया x की वैल्यू मैंने 1 ली, तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आई 2। इसी इक्वेशन के अंदर, इसी फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 2 पुट करता हूं यदि, तो जो y है y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4, मतलब कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया x y का, और यदि y की बात करें तो ये यहाँ आएगा। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये कैसा आएगा, इस तरीके से ग्राफ आएगा। इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे मैं x की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं उसी प्रोपोर्शन में हमारी y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यदि इसे डिक्रीज करूंगा तो ये भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये क्या है, ये है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं हम y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x की। अब देखते हैं हमारा ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है। तो अब यही सेम चीज, जो ऑर्डिनेट है जो कि हमारा वर्टिकल एक्सिस है उस पे y लिया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पे लिया हमने x, जिसे हम एब्सिसा भी बोलते हैं। अब देखो यदि इसके केस में क्या होगा, जैसे मान लिया मेरे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, जैसे y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/x, ठीक है। अब इस x की वैल्यू किसी भी तरीके से पुट करो, जैसे x की वैल्यू पहले हमने 1 पुट की तो 1 क्या होगी 1/1, तो y की वैल्यू कितनी आई 1, फिर x के स्थान पे 2 पुट किया 1/2, तो जो y की वैल्यू वो क्या होगी 1/2, मतलब कि 0.5, ठीक है। ये हुई 1, ये हो गई 0.5। यदि यहीं पे x की वैल्यू इसके केस में क्या पुट करते हैं 3, तो ये आ जाएगी 0.33। यदि पुट करते हैं 4 तो ये आ जाएगी 0.25। यदि 5 पुट करते हैं तो ये आ जाएगी 0.20। अब देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे हमने एक की वैल्यू इंक्रीज करें, x की वैल्यू 1 करी, फिर उसके बाद 2, 3, 4, 5, जैसे जैसे हमने x जो हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर में उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, और जो हमारा ओवरऑल वैल्यू किसकी है y की, वो डिक्रीज होती जा रही है। देखो सबसे पहले यहाँ थी मैक्सिमम, और जहां पे x की वैल्यू मैक्सिमम वहां y की वैल्यू क्या है मिनिमम। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं उस तरीके से, जैसे 1 फिर हुई 0.5, फिर 0.33, 0.25 और 0.20। मतलब ये हुआ कि यदि इनवर्सली की बात करें तो जहां x की वैल्यू मिनिमम है वहां y की ओवरऑल वैल्यू क्या है मैक्सिमम है। तो यहां देख सकते हैं जहां y की वैल्यू मैक्सिमम होगी वहां x की वैल्यू क्या होगी मिनिमम। फिर यहां देखो जहां x की वैल्यू मैक्सिमम है वहां y की वैल्यू क्या है मिनिमम। तो ये वाला एक पॉइंट में हमें यहां मिल गया कि यहाँ पे क्या है, यहाँ y मैक्सिमम हो गया और x की वैल्यू यहाँ मिनिमम है। तो जो हमारा ग्राफ है वो ऐसा आएगा, ठीक है। इस ग्राफ में देखो आपको देखने को मिलेगा कि ये किस तरीके से डिक्रीज हो रहा है। देखो जैसे जैसे मैं y की वैल्यू, अब यहाँ पे y मैक्सिमम है, यहाँ से y यदि मैं डिक्रीज करता हूँ तो देखो x की वैल्यू बढ़ जा रही है, पहले ये थी अब ये हो गई, ठीक है। फिर थोड़ा डिक्रीज किया y की वैल्यू को, तो देखो x कहाँ आ गया, x और आगे शिफ्ट हो गया। मतलब कि जैसे जैसे y को कम कर रहा हूँ x की वैल्यू बढ़ रही है, यदि x की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो y की वैल्यू कम होगी। ये इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जो हमारा एक इसमें फॉर्मूला आएगा वहां यूज होगा ये वाला जो रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला है R = ρ L/A। तो यहाँ जो A है वो रेजिस्टेंस का
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहां पे इसका यूज होगा। इस वजह से हमने ये भी देख लिया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे जो हमारा ओम्स लॉ है। तो ओम्स लॉ में हमने देखा कि जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये आपको थ्योरी में लिखना है, पहले थ्योरी उसके बाद ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब हमने यहां पे देखा कि जैसे जैसे, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I है। I की वैल्यू, करंट की वैल्यू यदि हम इंक्रीज करते हैं सर्किट के अंदर तो वोल्टेज भी क्या होगा, हमारा जो पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज होगा। यदि करंट की वैल्यू हम डिक्रीज करते हैं सर्किट के अंदर तो जो हमारा वोल्टेज है, जो पोटेंशियल है वो भी क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा। इसका मतलब ये हुआ, इसके केस में यदि हम देखें तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, यदि वही जो हमने वहां एक्स वाई के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया था वो हम यदि करंट और वोल्टेज के बीच में ड्रॉ करते हैं तो यदि हमने मान लिया हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिया वोल्टेज पोटेंशियल, ठीक है, और जो करंट है वो ले लिया वर्टिकल एक्सिस जिसे हम ऑर्डिनेट एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा इसके केस में, तो ये यही दिखाएगा कि जैसे जैसे हमारी करंट की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे वोल्टेज, जैसे जैसे हमारा पोटेंशियल बढ़ता रहेगा वैसे वैसे करंट का अमाउंट, जो हम एक्सपेरिमेंट में देखेंगे इस चीज को, ठीक है। इसका मतलब मैं करंट बढ़ा रहा हूं उसके साथ साथ हमारा वोल्टेज भी बढ़ रहा है, या फिर कह सकते हैं कि पोटेंशियल जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज होगी। तो ये जो ग्राफ आएगा इसका, ये क्या आएगा, ये आएगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो देख भी सकते हैं इस ग्राफ के अंदर। तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन भी होगी ओम्स लॉ की। अब यहां से अब हमें पता है कि जहां भी हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा वहां इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए इसे हटाएंगे तो यहां पे एक कांस्टेंट आएगा। तो कैसे होगा वो, v इक्वल टू, यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के स्थान पे जो हमारा कांस्टेंट आएगा वो होगा r इनटू i। जो यहां पे r आया है इसे बोलते हैं हम रेजिस्टेंस, जिसकी यूनिट होती है ओम। तो यहां से एक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी आई, क्योंकि r इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, v अपॉन i, ठीक है। जहां v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल या फिर वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज को डिनोट किस में करते हैं, वोल्ट में, ठीक है। करंट को हम देख चुके पहले ही, करंट को किस में ड्रॉ करेंगे हम, यदि इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी, करंट की एम्पियर। तो यहां से हमें पता चला कि जो वोल्ट पर एम्पियर है ये वाला पोर्शन, वोल्ट मतलब यदि बात करें 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, ठीक है, ये बराबर होगा 1 ओम के। ओम जो साइंटिस्ट है जिसने इस लॉ को निकाला था, खोज की थी जिसकी, उसी के नाम पे है ओम। इसका नोटेशन क्या होता है, यदि बात करें इसके सिंबल की तो ये होगा। तो यहां से हमें पता चला कि ये जो 1 ओम है रेजिस्टेंस है ये बराबर होगा 1 वोल्ट, ठीक है, और डिवीजन में क्या आ जाएगा इसके, जो हमारी करंट की यूनिट है 1 एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर भी बोलते हैं हम ओम। तो ये यहां पे हमें ये भी पता चला कि यूनिट क्या है रेजिस्टेंस की। अब देखेंगे हम, क्योंकि हम ओम्स लॉ कंप्लीट कर चुके, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम इसमें जो रेजिस्टेंस आया है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, विच अपोज द करंट, ठीक है। मतलब कि रेजिस्टेंस तो हम देख लिए यहां पे जो आया, उसके बाद देखेंगे रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्या है, या फैक्टर, फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर होंगे, एक फैक्टर तो क्लियर है, एक तो होगा हमारा मटेरियल, जो हमारा कंडक्टिव मटेरियल वो किस मटेरियल से मिलकर बना हुआ है वो वाला पोर्शन। दूसरा आ जाएगा हमारा इसमें लेंथ, वो हम देखेंगे अभी लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा। फिर तीसरा आएगा हमारा इसके अंदर जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एरिया ऑफ कंडक्टर, ये आ जाएगा। इन तीनों पर डिपेंड करता है, यहीं से ये फॉर्मूला आएगा हमारा रेजिस्टिविटी, जो रेजिस्टिविटी के फॉर्म में है, रो रेजिस्टिविटी है, आर हमारा रेजिस्टेंस है। तो ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ ये भी हम देखेंगे। तो इतना देखो पहले, अब करते हैं रेजिस्टिविटी। अब देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाएगा हमारा L अपॉन ए, जहां L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। अब यदि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां से हटाते हैं, जैसा कि हमने ओम्स लॉ के अंदर भी हटाया था, तो वहां रेजिस्टेंस आया था, यहां पे जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा रेजिस्टिविटी। तो R इक्वल टू रो, रो क्या है, रेजिस्टिविटी, देखेंगे कैसा आएगी, रो L अपॉन ए, ये आ गया रेजिस्टेंस। जहां हमें दिखाई दे रहा है कि लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, और जो हमारा मटेरियल ऑफ कंडक्टर है उस पे डिपेंड कर रहा है। अब यदि हम यहां से बात करें रेजिस्टिविटी क्या है, तो रेजिस्टिविटी की वैसे तो डेफिनेशन थ्योरी में याद रखनी है, लेकिन मैं यही इसी फॉर्मूले से रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन और यूनिट निकालूंगा। तो देखो रो इक्वल टू क्या होगा, रो ये जो ए है ये इधर जाएगा तो R इंटू ए अपॉन एल, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन इसी से बनाते हैं, ठीक है। जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस एट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड पर यूनिट लेंथ। तो वही रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा हमारा, रेजिस्टिविटी के। तो रेजिस्टिविटी है क्या, वैसे ये एक प्रॉपर्टी है। यदि बात करें इसकी यूनिट की तो यूनिट क्या होगी,
यूनिट रेजिस्टेंस की यूनिट क्या देखी थी अभी हमने, ओम। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी भी टाइप का एरिया हो उसकी यूनिट क्या होगी, वो होगी मीटर स्क्वायर। नीचे डिवाइड बाय लेंथ, किसी भी टाइप की लेंथ हो किसमें मेजर करते हैं, मीटर में, ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। तो नीचे लेंगे हम मीटर, तो मीटर से स्क्वायर कैंसिल, तो इसकी यूनिट क्या आ गई, ये आ गई ओम इंटू मीटर, या फिर ओम को हम इससे नोट करते हैं तो ओम इंटू मीटर, ये भी लिख सकते हैं। तो ये यूनिट किसकी है, रेजिस्टिविटी की। अब जैसे हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को समझा है, अब वैसे ही होता है कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस। जैसे हमने रेजिस्टेंस देखा, तो रेजिस्टेंस क्या है, यहां देख लो, पहले देखा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस विच अपोज द करंट, ये देखा था। इसका जस्ट रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब कि ये आ जाएगा कंडक्टेंस, इसे हम सिग्मा, सिग्मा से डिनोट करेंगे, तो सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/r। ठीक है, मतलब कि रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को क्या बोलेंगे, हमारा ये वाला पोर्शन कंडक्टेंस, मतलब कि कंडक्टेंस विच अलाउ द करंट, रेजिस्टेंस विच अपोज द करंट। ठीक है, तो कंडक्टेंस आया, तो यदि इसकी यूनिट की बात करें तो ये आएगी 1/ओम, यही होगी, और ओम ये है ओम। इसका यदि उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम से लिखना स्टार्ट करो, MHO, तो क्या बोलेंगे इसे, मोह। और इसका भी यदि ये जो सिंबल था उसका सिंबल का भी उल्टा कर दो, ये इसका नोटेशन होगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, रेजिस्टेंस, उसका जस्ट रेसिप्रोकल कंडक्टेंस विच अलाउ द करंट। कंडक्टेंस की बात करें तो इसकी यूनिट की बात करें तो 1/ओम आएगी। ओम वाला पोर्शन भी क्या बोलेंगे, यदि ओम है इसे उल्टा कर देंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये रिवर्स करते बन जाएगा मोह, 1/ओम भी क्या बोलेंगे, मोह। और इसका नोटेशन क्या होगा, इस ओम का जो सिंबल था इसे क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो बन जाएगा मोह। तो हमने रेजिस्टेंस भी देखा और कंडक्टेंस भी देखा। और वैसे ही जैसे ही रेजिस्टिविटी है, हमने यहाँ पे रेजिस्टिविटी देख ली, ये रेजिस्टिविटी थी, इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी, K इक्वल टू 1/ρ, इसे बोल देंगे कंडक्टिविटी। मतलब कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगा, कंडक्टिविटी। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने फैक्टर भी देख लिए जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, वो 3 फैक्टर है, या तो मटेरियल ऑफ कंडक्टर, दूसरा लेंथ ऑफ कंडक्टर, तीसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। उसके बाद रेजिस्टेंस देखा विच अपोज द करंट, फिर देखा कंडक्टेंस विच अलाउ द करंट, फिर देखी रेजिस्टिविटी जो कि प्रॉपर्टी है मटेरियल की। ठीक है, उसकी यूनिट भी देख ली हमारी, क्या आ जाएगी हमारी, ओम इंटू मीटर। ठीक है, उसके बाद कंडक्ट जो हमारी कंडक्टिविटी है वो रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल है, उसे बोल देंगे कंडक्टिविटी। तो आई थिंक आपको यहाँ पर रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो दो टाइप के कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे हम, एक रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, यदि बात करें रेजिस्टेंस सीरीज, तो इसमें क्या होगा, एक रेजिस्टेंस ये है, ठीक है, मान लिया ये इसका हेड था, ये इसकी टेल थी, तो इसके टेल से दूसरा वाला रेजिस्टेंस कम इसी के साथ मर्ज होगा, उसका हेड आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, मान लिया तीसरा रेजिस्टेंस ये है हमारा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हुआ, एक का हेड दूसरे के टेल से, दूसरे का टेल जो आगे वाला है उसके हेड से, इस तरीके से कंबाइन होंगे। तो इसका भी ये जो हमारा सर्किट है ये क्या होगा, मान लिया यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, ठीक है, V वोल्टेज की। ठीक है, उसके बाद ये पूरा रेजिस्टेंस हमारा कंप्लीट है। ठीक है, यहां से क्या होगा, करंट का फ्लो, मैंने बताया था पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो ऑफ करंट, नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये होगा। तो ये हमारा सर्किट है जिसमें मान लिया ये रेजिस्टेंस है हमारा R1, ये है R2 और ये है R3। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन भी कर लेंगे हम यहीं। तो यदि हम बात करें सीरीज की, तो जब रेजिस्टेंस सीरीज में होगा, इसमें क्या होगा, यहां से मान लिया ये करंट यहां से चलना स्टार्ट करेगी। ठीक है, यहां जाके इसे एक रास्ता दिखाई देगा, पहला रेजिस्टेंस, यहां पे इसकी करंट रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन करंट जाएगी इसके थ्रू। तो जो करंट यहां थी आई, वही यहां पे होगी, वही करंट यहां होगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहां हमें एक चीज पता चली, जब भी बात करेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो यहां पे करंट सेम होगी, करंट सेम होगी, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कांस्टेंट होगी इस सर्किट के अंदर। ठीक है, लेकिन वोल्टेज चेंज होगा। अब देखो वोल्टेज किस तरीके से चेंज हो रहा है, इस रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस V1 इक्वल टू IR1। ठीक है, और यदि बात करें इसके लिए, तो इसके लिए क्या होगा, V2 इक्वल टू IR2। ठीक है, जो तीसरा रेजिस्टेंस इसके अंदर पोटेंशियल कितना होगा, V3 इक्वल टू IR3। ठीक है, तो अब हमने देखा इसके अंदर करंट सेम था क्योंकि सीरीज में है, लेकिन वोल्टेज डिफरेंस है। यदि इसका टोटल इक्विवेलेंट वोल्टेज निकाला जाए तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब कि जो तीन रेजिस्टेंस है उनके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस आया अलग अलग V1 V2 V3, इनका एल्जेब्रिक सम निकाल दो तो टोटल वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा ओम्स लॉ था, ओम्स लॉ क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, मतलब कि V इक्वल टू IR। ठीक है, अब देखो यही वैल्यू हमें क्या करनी है, इसके अंदर पुट कर देनी है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे V IR इक्विवेलेंट, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, फॉर्मूला वही रखा है IR इक्विवेलेंट। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा हमारा, देखो इधर देखो VIR1 V1 के लिए। ठीक है, ये तो क्लियर है ना। फिर उसके बाद आ जाएगा IR2 प्लस IR3।
आई, अब मैंने यहाँ पे I1 I2 I3 क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि इसके यहाँ करंट बिल्कुल सेम है, सबके लिए कांस्टेंट है, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3 इक्वल टू I है, तो मैंने वही पुट किया। अब देखो यदि यहां से बात करें तो I कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, इक्वल टू क्या है I R इक्विवेलेंट, तो ये I है, यहाँ पे I है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ गया हमारा R1 प्लस ये R2 हुआ प्लस R3, R इक्विवेलेंट इक्वल टू इसका एल्जेब्रिक सम, सिंपल ये याद रखो, ठीक है, तो क्या आएगा R1 प्लस R2 प्लस प्लस R3 डॉटेड डॉटेड कहां तक R है, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस दिए होंगे वो, ठीक है, तो ये पूरा कंबाइन होकर आ जाएगा हमारा किसके, रेजिस्टेंस इन सीरीज के केस में। अब ये सेम चीज देखते हैं जब रेजिस्टेंस हमारे किसमें हो, पैरेलल में, ठीक है, तो यदि पैरेलल का सर्किट बनाए तो मान लिया एक हमने यहाँ पे भी 3 रेजिस्टेंस लिए, ये इसका सर्किट था, ठीक है, यहां पे हमने इसकी बैटरी लगा दी, V वोल्टेज, ठीक है, यहां से करंट। अब देखो यदि बात करते हैं हम पैरेलल की, तो पैरेलल में क्या होगा, यहां से जो बैटरी है उससे करंट पास होगी, पास होने के बाद यहां आके उसे 3 रास्ते दिखाई देंगे, एक ये एक ये एक ये, तो कुछ करंट जाएगी इस रास्ते के थ्रू, मतलब कि जो रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा R2, तीसरा क्या जाएगा R3, तो करंट यहां तो आएगी I, लेकिन यहां जाके इसे 3 रास्ते दिखाई दिए, तो कुछ जाएगी इस रेजिस्टेंस के थ्रू, कुछ जाएगी इस पाथ के थ्रू, और कुछ जो बची हुई है वो तीसरे के थ्रू चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि I यहां जाके डिवाइड हो जा रही है, इसका मतलब इसके केस में करंट डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन वोल्टेज सेम है, मतलब कि पैरेलल में क्या सेम होगा, हमारा वोल्टेज पोटेंशियल सेम होगा, वोल्टेज सेम, ठीक है, डिफरेंट क्या है करंट, इसके केस में करंट डिफरेंट हो गया, ठीक है। अब यदि हम करंट की बात करें तो I किस में डिवाइड हो जा रही है आगे जाके, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इसमें डिवाइड हुई, ठीक है, यदि इस सर्किट की बात करें हम, ठीक है। अब यदि हम बात करें ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हमने देखा था V इक्वल टू IR, तो यहां से I इक्वल टू क्या आ जाएगा V अपॉन R, ठीक है, अब ये पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो I क्योंकि टोटल I है, टोटल करंट सर्किट के अंदर कितना फ्लो हुआ वो है, इसका मतलब ये आएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट, क्योंकि इक्विवेलेंट करंट थी, टोटल करंट थी। उसके बाद I1 की बात करें तो V, क्योंकि वोल्टेज तो पूरे सर्किट के अंदर ही सेम है, ठीक है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ठीक है, इसका मतलब V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। यदि हम बात करें यहाँ पे V कॉमन था पहले से, V अपॉन R इक्विवेलेंट, इस पूरे तीनों के तीनों में से क्या कॉमन है V, तो अंदर क्या बचा 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है, इसका मतलब V से V कैंसिल आउट। तो पैरेलल के केस में जो हमारा इक्विवेलेंट, जब हमने पैरेलल में देखा रेजिस्टेंस को, तब हमारा ये आया 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है, जितने भी डॉटेड डॉटेड जहां तक भी होंगे 1 अपॉन Rn बोल देंगे वहां पे। एक चीज हमने यहाँ पे ये देखी कि जो हमने पैरेलल में लगाए थे उसमें वोल्टेज सेम था, वोल्टेज कांस्टेंट था, करंट वेरी कर रहा था, लेकिन जब हमने सीरीज में बात की, रेजिस्टेंस जब सीरीज में था तो करंट सेम थी और वोल्टेज वेरी कर रहा था, वोल्टेज वेरी कर रहा था, तो हमने वोल्टेज को V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 रखा था। यहाँ I, क्योंकि I वेरी कर रहा है तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 रखा। तब उसके बाद डेरिवेशन क्या है, अब इन दोनों पे बेस एक न्यूमेरिकल करते हैं, उस एक न्यूमेरिकल से हम सीरीज का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और पैरेलल का भी। देखो हमने इसके पीछे के जितने भी प्रूफ थे, मतलब जो कॉन्सेप्ट था हम देख चुके। हमारा पहला सीरीज के लिए क्या आया, एल्जेब्रिक सम कर दो सीधा सीधा। पैरेलल के क्या लिए क्या आया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब देखते हैं इन पे बेस न्यूमेरिकल किस टाइप के पूछे जाएंगे। पहले बेसिक न्यूमेरिकल जैसे पूछे जाते हैं वैसे देखेंगे। जैसे मान लिया पहले सीरीज की बात करें तो मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है, ये सर्किट है, एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3 ओम, ठीक है, दूसरा मान लिया 5 ओम, तीसरा 7 ओम, ठीक है, ये सर्किट है। इसके अंदर यदि हम बात करें ये वोल्टेज, मतलब कि जो हमारी बैटरी दी हुई है वो वोल्ट है, ये भी मान लो V की वैल्यू दी हुई है हमारी 220 वोल्ट, ठीक है, और यहां करंट फाइंड कराया है, करंट क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, सबसे पहला काम क्या होगा, हमें ये 3 रेजिस्टेंस किस में दिख रहे हैं, तो मैंने बताया था करंट यहां से फ्लो कराओ, ठीक है, जैसे यहां पे करंट आएगी, इसके पास कोई भी रास्ता नहीं है, सिर्फ एक रास्ता है, तो यहां से भी करंट फ्लो होगी, यहां भी करंट वही होगी, यहां भी वही होगी, तो यहां करंट सेम है। और करंट सेम किस कंडीशन में होती है, जब हमारे किस में होते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है, मतलब कि एक ही पाथ दिख रहा है इसे जाने के लिए, तो इसमें क्या होगी, करंट सेम होगी। यही पूरे रेजिस्टेंस के अंदर पूरा जो सर्किट है, सारे सर्किट में हमारी करंट आई रहेगी, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सीरीज में है। और वैसे भी देखो इसका हेड और इसका टेल फिर दूसरे वाले के हेड से कनेक्ट है, ऐसे इसकी टेल तीसरे वाले के हेड से कनेक्टेड है, तो इस तरीके से मैंने बताया था किसमें होगा, रेजिस्टेंस इन सीरीज में होगा। तो अब क्या करेंगे हम, सीधा सीधा इसका क्या है फॉर्मूला, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉटेड डॉटेड आ रहे हैं जितने भी रेजिस्टेंस दिए हुए, क्योंकि हमें यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस मेंशन है, 3, तो क्या आएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू, पहला रेजिस्टेंस क्या है, यदि बात करें R1 प्लस R2
प्लस R3, तीनों की वैल्यू कितनी दी हुई है, पहले R1 की है 3 ओम, ठीक है, फिर दूसरे की 5 ओम, ठीक है, फिर तीसरे की 7 ओम, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ 3 5 कितना हुआ 15 और 8 7 यदि बात करें तो कितना हुआ 15 ओम। तो ये जो 15 ओम है ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यदि हम बात करें इसमें करंट कैसे फाइंड करेंगे, तो करंट हम जानते हैं ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू IR, ठीक है। और यहां से क्योंकि मुझे करंट फाइंड करना है तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R। V की वैल्यू दी हुई है कितनी 220 वोल्ट और ये करंट कितना है हमारा 15 ओम, ठीक है। तो ये जो पोर्शन आएगा हमारा किस में आएगा, ये आएगा एम्पियर में, ठीक है। ये तो हुआ रेजिस्टेंस में, हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, ठीक है। फिर बात करते हैं हम पैरेलल में। तो यदि पैरेलल में भी देखें हम तो पैरेलल मान लिया हमारे पास 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं इसमें भी, ठीक है। ये मान लिया ये था 9 ओम, ठीक है। उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस भी हमारे पास, ये भी 9 ओम, फिर तीसरा रेजिस्टेंस है ये, मान लिया ये भी 9 ओम। 3 रेजिस्टेंस है लेकिन ये पैरेलल में है, ठीक है। वो पता कैसे चलेगा, हम देख चुके प्रूफ में भी, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है, करंट ही फाइंड करना है मान लिया, और वोल्टेज भी इसके केस में वही दिया हुआ है, मान लीजिए इसमें दिया हुआ है हमारा 300 वोल्ट, ठीक है। और करंट फाइंड करो, ठीक है। तो क्या होगा, जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके बाद क्वेश्चन डिपेंड नहीं करता, किसी भी टाइप का दिया हो, टफ हो या आसान हो जाएगा, ठीक है। यहां से पहले करंट आया, उसके बाद दिख रहा है हमें, क्योंकि पैरेलल कैसे पता चली, हमें ऐसे पता चला कि करंट यहां आ जाने के बाद से 3 पाथ दिखे, पहला 9 ओम रेजिस्टेंस वाला, दूसरा फिर 9 ओम, तीसरा ये वाला, मतलब कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो I है ये 3 जगह डिवाइड हो जाएगी, I1 I2 और I3, मतलब कि कुछ करंट इसमें जाएगी, कुछ इसमें, कुछ इसमें, ठीक है। लेकिन हमें ये दिखाई दिया, इससे क्या पता चला हमें कि ये तीनों किसमें है, पैरेलल में, ठीक है। तो पैरेलल का फार्मूला क्या है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसी डॉटेड 1/Rn तक, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, क्योंकि 3 रेजिस्टेंस है, तीनों 9 ओम के हैं, तो क्या आएगा 1/9, 1/R1 हो गया, 1/R2 ये भी 9, 1/R3 ये भी 9, इसका मतलब 1/9 1/9 1/9। जैसे खुद से सोचो, ये 1/9 को मान लो ये है रामफल, तो एक रामफल ये, एक रामफल ये, एक रामफल ये, तो 3 रामफल हो गए, इसका मतलब 3 1/9 ये लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब कि एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो 3 मल्टीप्लाइड 1/9 ये हो जाएगा 3/9, 1/3 हो जाएगा। इसका मतलब 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ गया, इक्वल टू 1/3। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 ओम। ये आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया तो हमने अभी इसके केस में भी देखा था कि जो हमारा करंट है वो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगी, करंट I इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो जैसे ही मैंने I निकाला तो V कितना था हमारा 300 वोल्ट, 300, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया हमारा 3 ओम, तो ये आ गया 3 ओम, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल आउट होगा, तो एम्पियर में I की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 100 एम्पियर, पहले 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 100 एम्पियर। मतलब कि ये हाइपोथेटिकल है क्योंकि हमने खुद से वैल्यू पुट करी है, इतने बहुत ज्यादा एम्पियर हो जाएगी इतनी करंट तो, लेकिन हमने एग्जांपल लिया है वैसे ही। तो क्या होगा इस तरीके से, मतलब कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में है, ठीक है। और जो करंट निकाला है उसमें फॉर्मूला ओम्स लॉ का लगाया, V अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर रेजिस्टेंस इन सीरीज भी होगा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल भी होगा, कंबाइन एक फिगर होगा, ठीक है। दोनों इसी कॉन्सेप्ट पे होगा, तो पूरा का पूरा एक डायग्राम करते हैं ऐसे, उससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पैरेलल का भी और सीरीज का भी। देखो अब डिस्कस करते हैं हम वर्क। जैसा कि अभी हीटिंग इफेक्ट के अंदर देखा था, जो हीट था वही वर्क था, ठीक है। कहां से लाए थे हम उसे, तो हमने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल, मतलब कि डेल्टा V या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लो, V इक्वल टू क्या था, पॉजिटिव चार्ज को, मतलब कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज था उसे इनफाइनाइट से एक पॉइंट तक लाने में जितना वर्क किया जा रहा था वो तो क्या था हमारा पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, ठीक है। इसका मतलब यहां से वर्क इक्वल टू कितना आ गया, वर्क इक्वल टू हो गया Q इंटू V। फिर Q की वैल्यू हमने रखी थी क्या IT करंट की डेफिनेशन से, और V की वैल्यू पुट की थी हमने ओम्स लॉ से, V इक्वल टू IR। जैसे ही पुट किया दोनों का तो क्या आ गया I स्क्वायर RT, ठीक है। तो ये हो गया I स्क्वायर RT, ठीक है। तो इतना हमने देख लिया, ये या तो वर्क बोल दो या फिर हीट बोल दो, ठीक है। इसका मतलब ये आ गया वर्क की वैल्यू W इक्वल टू I स्क्वायर RT, ठीक है। अब यही फॉर्मूला, ये तो है I और R के टर्म में, ठीक है। अब यही पोर्शन V और I के टर्म में पूछा जाता है, तो जहां पे I है उसकी वैल्यू पुट कर दो या R की, I स्क्वायर R है, I स्क्वायर R इक्वल टू क्या होगा, जब हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है IR, तो I यहाँ R इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन I, यही होगा V अपॉन I इंटू T चली रहा है, ठीक है। तो I से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ गया, एक फॉर्मूला आ गया VIT, तो ये V और I के फॉर्म में है,
वर्क का फॉर्मूला। अब देखते हैं वी और आर के टर्म में। तो वी और आर के टर्म में इसका मतलब आई की वैल्यू किसके फॉर्म में रखनी है, वी और आर के टर्म में। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी अपॉन आर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर इंटू टी। मतलब इस बार क्या किसकी वैल्यू पुट की है हमने, आई की वैल्यू पुट कर दी है। सिंपल, वही जो फॉर्मूला था वो सेम ही है, लेकिन आई के स्थान पे वी अपॉन आर पुट कर दिया ओम्स लॉ से। तो क्या होगा, ये आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर इंटू टी। आर से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ गया, वी स्क्वायर अपॉन आर टी। तो यहाँ पे वर्क के 3 फॉर्मूले हो गए हमारे, क्या क्या, वर्क इक्वल टू, एक तो था हमारा आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, दूसरा क्या था वी आई टी, तीसरा क्या था वी स्क्वायर अपॉन आर टी। ये 3 फॉर्मूले वर्क के हैं। अब देखो पावर क्या होता है, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या होता है पावर। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाई टी, ये हो जाएगा। इसका मतलब वर्क किसमें मेजर की जाती है हमारी, जूल में, टाइम सेकंड में, ठीक है। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या होती है, पावर, ठीक है। तो पावर इक्वल टू हमने W बाई टी लिया, तो इसका मतलब पावर यदि इसी फॉर्मूले से पावर के फॉर्मूले निकालें तो क्या आएंगे, W बाई टी, मतलब कि जहां जहां टी है वो हटा दो। एक फॉर्मूला तो हो गया हमारा वर्क डन पर यूनिट टाइम, जो कि इसकी डेफिनेशन है पावर की। उसके बाद देखो जितने भी वर्क के फॉर्मूले हैं तीनों, उनमें से टी हटा दो, तो क्या आ जाएगा, एक तो आएगा आई और आर के टर्म में आई स्क्वायर आर, एक आएगा वी और आई के टर्म में मतलब कि वी आई, और एक आएगा वी और आर के टर्म में मतलब कि वी स्क्वायर अपॉन आर। इसका मतलब ये हो गई हमारे टोटल फॉर्मूले किसके, पावर के। हमने पावर भी समझ लिया। जैसे मान लिया 1 यूनिट है, 3 रुपए की, मतलब 3 रुपए में 1 किलोवाट यूनिट आ रही है, इसका मतलब वो टोटल क्या आ गई, वो कंप्लीट होके 1 किलोवाट आवर हो जाएगा, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। इसे बोलते हैं डोमेस्टिक यूनिट, या तो बोल दो डोमेस्टिक यूनिट या बोल दो कमर्शियल यूनिट, ठीक है, जो हम घर के अंदर यूज करते हैं वो क्या होगी। अब इसका पहले देखते हैं डोमेस्टिक यूनिट या फिर कमर्शियल यूनिट होती क्या है, ठीक है। उसे किस में डिनोट करेंगे, किलोवाट आवर, ठीक है। अब इसकी निकालते हैं ये जूल में कितना आएगा। किलोवाट की बात करें तो क्योंकि वाट समझ गए, यहाँ पे वाट क्या है, जूल पर सेकंड, जो पावर है ना जूल पर सेकंड यहाँ पे लिखा है, इसको ही बोलते हैं वॉट। 1 वॉट मतलब कि पावर की यूनिट क्या होगी, वॉट होगी। किलोवाट की बात करें तो 1 किलोवाट के अंदर कितने वॉट होते हैं, 1 किलोवाट के अंदर कितने वॉट, 1000 वॉट, ठीक है। और यदि बात करें 1 आवर के अंदर कितने सेकंड, 60 मिनट, फिर 60 सेकंड, इतना होगा ना, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड होंगे, ठीक है। किलोवाट को कन्वर्ट करो पहले, कितना आएगा 1000 वॉट, ठीक है, मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना, ये क्या हो गया, सेकंड, सेकंड हो गया ना। अब देखो ये कितना हुआ 1000, फिर मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 क्या हो गया, वॉट। वॉट को क्या लिखते हैं, जूल पर सेकंड, और यहाँ सेकंड पहले से ये, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, तो यूनिट किस में आएगी, जूल में। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3.6 इंटू कितने आ जाएगा, 10 टू द पावर 6 जूल। तो ये क्या आ गई, एक डोमेस्टिक यूनिट बोलते हैं या 1 किलोवाट आवर, इसकी वैल्यू आ गई ये निकल के, क्लियर है ना, ठीक है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना है, 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल, ठीक है। इसे बोलेंगे डोमेस्टिक यूनिट या फिर कमर्शियल यूनिट। अब यहीं पे देख लो डोमेस्टिक सिस्टम क्या है, ठीक है। डोमेस्टिक सिस्टम समझो पहले, मान लिया ये है, ये डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम है पूरा, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, जैसे हमारे घर के अंदर क्या होता है, कोई भी पूरा का पूरा पोर्शन, जैसे मान लिया यहां से वायर जा रही है, एक वायर मान लिया ये थी एसी के लिए, ठीक है, फिर ये मान लिया ये हुआ फ्रिज के लिए, ठीक है, एक जा रही है किसी बल्ब के लिए, या फिर दूसरी एक है टीवी के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा एक बोर्ड है जिसके थ्रू जा रहे हैं। मैक्सिमम जो यूज करते हैं हम डोमेस्टिक सिस्टम में, कैसे यूज करते हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, पैरेलल मेनली, ठीक है। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि पैरेलल में क्या होगा, यदि हम सीरीज में यूज करेंगे तो सीरीज में क्योंकि करंट सेम होती है, और किसी तरीके से यदि एक वायर में डिफेक्ट या एक कंपोनेंट के अंदर कोई डिफेक्ट आया तो पूरी की पूरी लाइन क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, तो आगे का कुछ भी किसी भी तरीके से वर्क नहीं करेगा। लेकिन यदि उसी चीज को हम पैरेलल में यूज करेंगे तो पैरेलल के लिए हर पर्टिकुलर एक कंपोनेंट के लिए अलग स्विच होता है। यदि एक किसी तरीके से डिफेक्टिव हो गया, काम करना बंद कर दिया, तो सिर्फ वही बंद होगा, ठीक है। बाकी की जो चीजें हैं वो सारी की सारी कंटिन्यू रहेंगी पैरेलल में, ठीक है। अब देखो यदि इसमें देखें, इसमें यूज क्या होगा, डोमेस्टिक सिस्टम में जो करंट है वो होती है हमारे घर में जो आती है 10 टू 15 एम्पियर, ठीक है। यदि बात करें वोल्टेज कितना पोटेंशियल यूज होता है तो हम जानते हैं 220 वोल्ट। और इंडिया की यदि फ्रीक्वेंसी पूछ लिया जाए, इंडिया में कितनी फ्रीक्वेंसी है टोटल यदि बात करें तो वो आती है 50 हर्ट्ज, इतनी फ्रीक्वेंसी आती है, ये डोमेस्टिक सिस्टम में यूज होगा। तो आई थिंक आपको ये पूरा पोर्शन क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम सारे फॉर्मूले, अब देखते हैं हम इसका
पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक, मतलब कि जितने भी फॉर्मूले, क्योंकि हमारे पास 2 ही चैप्टर है, ठीक है, या तो लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर से हमारे न्यूमेरिकल बनते हैं, न्यूमेरिकल वाले, मतलब कि इसके सारे फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, क्योंकि पहला जो फॉर्मूला हमने यूज किया था वो करंट की डेफिनेशन से यूज किया था। क्या था? Q इक्वल टू आई, ठीक है, मतलब Q इक्वल टू आई टी था वैसे तो यहां से I इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q बाई टी, ये था Q बाई टी, मतलब कि चार्ज फ्लो पर टाइम को क्या बोला था हमने? करंट बोला था। फिर एक और था Q का फॉर्मूला, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखा था ना, तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा? NE, जहां N क्या है? इंटीजर, ठीक है, E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे Q के 2 फॉर्मूले हुए, Q इक्वल टू, एक तो आया हमारा IT और एक आया Q इक्वल टू NE, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया जो हमें याद रखना है। उसके बाद क्या किया था हमने? उसके बाद देखा था हमने पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल। तो यदि पोटेंशियल बात करें, खाली पोटेंशियल हो, तो V इक्वल टू क्या था? W बाई Q, मतलब कि इनफाइनाइट से पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां तक? किसी पॉइंट तक ले जाने के लिए किया गया वर्क क्या है हमारा? ये है सिर्फ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर यदि पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो क्या आएगा? वर्क पर यूनिट चार्ज ही होगा, लेकिन इस बार क्या है? इस बार एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो पॉजिटिव चार्ज है उसे 1.1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए जितना वर्क किया जा रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। मैंने इसके बीच का रिलेशन भी बता दिया, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ से कौन से फॉर्मूले आए थे? एक तो था V इक्वल टू आई आर, ठीक है, इसी से 2-3 फॉर्मूले बन जाएंगे। I इक्वल टू V अपॉन आर हो जाएगा, R इक्वल टू V अपॉन आई हो जाएगा, ठीक है। तो वो फॉर्मूला ओम्स लॉ से है, तो ये एग्जैक्ट मेन फॉर्मूला यही है, यही याद रखो, ठीक है। तो ये हो गया ओम्स लॉ। उसके बाद जैसे ही मैंने यहां से निकाला है V इक्वल टू W इंटू Q, तो इसे ही लेके चलो आगे। तो वर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा? वर्क इक्वल टू Q इंटू V, Q की वैल्यू पुट कर दो I इंटू T मल्टीप्लाई V इक्वल टू क्या था? अभी देखा था ओम्स लॉ, आई आर। तो यहां से आ जाएगा I स्क्वायर R, ठीक है, इंटू T। ये आया था वर्क का। फिर मैंने ये कन्वर्ट किए थे, यहाँ पे I की वैल्यू पुट की थी V अपॉन R, R की वैल्यू पुट की थी यहाँ पे, तो V अपॉन I आ जाएगी। तो ये पुट करने के बाद जो वर्क, या फिर इसे बोल सकते हैं हीटिंग इफेक्ट में क्या बोला था हमने इसे? हीट। तो पहला फॉर्मूला तो ये आएगा I स्क्वायर RT, ठीक है। फिर I को कन्वर्ट करेंगे V के फॉर्म में, तो क्या आएगा? VIT, ठीक है। फिर तीसरा क्या आएगा? V स्क्वायर अपॉन RT, ठीक है। ये तीनों किसके हैं? वर्क के फॉर्मूले, ठीक है। फिर उसके बाद इस वर्क से ही बनाया हमने पावर, क्योंकि पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो वर्क। तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों फॉर्मूले में बस TT यहां से हट जाएगा, बाकी सारे आएंगे। तो V और I के फॉर्म में VI आ जाएगा, I और R के फॉर्म में I स्क्वायर R, और V और R के फॉर्म में V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। ये हो गए पावर के सारे फॉर्मूले। फिर इसके अलावा हमने क्या देखा था? रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है, रेजिस्टेंस देखा था पहले, सीरीज, ठीक है, सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होगा? इसमें सीधा सीधा हमने क्या किया था? ये क्या होंगे? एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। ये यदि मेरे पास कितने भी रेजिस्टेंस है, ये मान लिया R3, ये R2 है, ये R1 है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉटेड डॉटेड Rn। ये तो होगा जब रेजिस्टेंस इन सीरीज है। फिर आएगा नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है, पैरेलल का फॉर्मूला। तो पैरेलल में क्या होगा? पैरेलल का हम प्रूफ कर चुके हैं, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। तो ये क्या है? रेजिस्टेंस इन पैरेलल, मतलब कॉम्बिनेशन ये पैरेलल का है, और ऊपर जो लिखा है ये किसका है? ये है सीरीज का, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया इसमें? पहले स्टार्टिंग करी हमने चार्ज से, चार्ज बताया, चार्ज के अंदर भी Q इक्वल टू IT, ये क्या है? करंट की डेफिनेशन से। ये वाला पोर्शन I, मतलब कि Q इक्वल टू NE, किससे? क्वांटाइजेशन से, ये देख लिया। फिर पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है। फिर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? वर्क के सारे फॉर्मूले, हीट के सारे फॉर्मूले देख लिए, पावर के सारे फॉर्मूले देख लिए। उसके बाद रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये सारे फॉर्मूले इसके अंदर यूज होंगे। अब ये यहाँ पे होता है हमारा कंप्लीट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई थिंक हमने सारे जितने भी टॉपिक थे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वो सारे कंप्लीट कर लिए। अब देख लेते हैं एक बार उसका माइंड मैप, मतलब कि क्विक ओवरव्यू, क्या क्या हमने इसके अंदर डिस्कस किया है। सबसे पहले स्टार्टिंग की थी हमने इंट्रोडक्शन से, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हमने क्या क्या देखा था? इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था सबसे पहले कि चार्ज क्या होता है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को चार्ज बताया। फिर फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम हमने उसे बताया करंट, और फ्लो ऑफ करंट जो कि एक फॉर्म है एनर्जी की, वो क्या बताई थी हमने? इलेक्ट्रिसिटी, जो कि एक ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से निकली है, ठीक है, वो देखा था हमने पहले इंट्रोडक्शन। फिर इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद आए थे हम चार्ज पे, तो चार्ज देखा अभी हमने, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज भी 2 टाइप के थे, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज।
ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जैसा कि मैंने अभी बताया I इक्वल टू क्यू बाई टी, ये देखा था फॉर्मूला भी हमने, ठीक है, Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू एन, जो कि हमारा क्वांटाइजेशन है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर यदि हम देखेंगे तो करंट की डेफिनेशन हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम क्या था हमारा करंट, ये देखा था हमने। उसके बाद आए हम मेजरिंग डिवाइस, तो मेजरिंग डिवाइस के अंदर क्या क्या डिस्कस किया था, वोल्ट मीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है, या फिर हमारा इसी के अंदर आया गैल्वेनोमीटर, तो ये हमने मेजरिंग डिवाइस डिस्कस कर ली सारी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम कॉम्बिनेशन वाला पोर्शन डिस्कस कर चुके हैं हम। कॉम्बिनेशन के अंदर क्या क्या देखा था, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो सीरीज के अंदर हमने देखा था कि करंट सेम होगी, ठीक है, वोल्टेज डिफरेंट होगा। यदि पैरेलल की बात करें तो यहाँ वोल्टेज सेम होगा लेकिन करंट डिफरेंट होगी, ठीक है, तो ये देखा हमने कॉम्बिनेशन दोनों, इनके डेरिवेशन भी देखे, सीरीज में क्या होगा और जो हमारा पैरेलल है उसके केस में क्या होगा। यदि यहाँ पे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सभी जितने रेजिस्टेंस है हमारे उनके अलजेब्रिक सम के बराबर होगा, ठीक है। इसमें भी देखा था 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ये डेरिवेशन किया था पैरेलल के केस में, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था मेजरिंग डिवाइस देख चुके, डोमेस्टिक सिस्टम, तो डोमेस्टिक सिस्टम में क्या था, हमने देखा था कि डोमेस्टिक सिस्टम में क्या क्या हमारे जो पैरेलल में यूज करते हैं हम उसके क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, ये डिस्कस किए थे। उसके बाद डोमेस्टिक सिस्टम में कितने एम्पियर का करंट आता है हमारे घर में, वो देखा था, कितना वोल्टेज आता है, इंडिया में कितनी फ्रीक्वेंसी यूज होती है 50 हर्ट्ज, वो डिस्कस किया था हमने डोमेस्टिक सिस्टम के अंदर। फिर आगे हमारे सारे सिंबल डिस्कस कर चुके हैं हम, ऑल इलेक्ट्रिक सिंबल, जिसके अंदर हमने बल्ब का सिंबल देखा, जिसके अंदर हमने रेजिस्टेंस का देखा, कनेक्टिंग वायर, डिस्कनेक्टिंग वायर का देखा, रियोस्टेट का सिंबल देख लिया, वोल्ट मीटर, ओम मीटर, गैल्वेनोमीटर, इन सब के सिंबल हमने इसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं, हम कंप्लीट हो चुका, ठीक है। उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये देखा हमने कि इनफाइनाइट से एक पॉइंट तक लाना है हमें चार्ज, उसमें किया गया कार्य, वो देखा था हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर उसके बाद आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि दो डिफरेंट पॉइंट के बीच जो हमारा पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, तो वो हमने डेल्टा वी भी देख चुके हैं हम डिटेल में, इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ, ठीक है, ये कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से अलग है, ये चीज हमने डिस्कस की। उसके बाद हमने पावर और वर्क देखा, ठीक है, तो वर्क में भी हमने कॉमर्शियल यूनिट देख ली उसकी, जिसे हम डोमेस्टिक यूनिट कहते हैं, जिसकी वैल्यू आई थी 3.6 × 10⁻⁶ जूल, ठीक है, तो ये देखा हमने वर्क क्या है और उसकी कमर्शियल यूनिट क्या है, डोमेस्टिक यूनिट क्या है। उसके बाद डिस्कस किया पावर क्या है, ठीक है, तो कैपेसिटी टू डू वर्क क्या हो जाएगी हमारी एनर्जी। उसके बाद हमने वर्क डन पर यूनिट टाइम देखा था पावर, इसके भी फॉर्मूले ड्राइव कर लिए सारे। पावर का फॉर्मूला तीनों फॉर्म में, जब V और I के फॉर्म में पूछा हो तब देखा हमने कि P इक्वल टू VI, जब I और R के फॉर्म में पूछा हो तो P इक्वल टू I²R, ठीक है, और जब V और R के फॉर्म में पूछा हो तो P इक्वल टू V²/R, तीनों ड्राइव कर लिए। उसके बाद वर्क का क्या है, जो पावर के फॉर्मूले थे उसी के अंदर बस T का मल्टीप्लाई कर दो, तो वर्क के कितने फॉर्मूले आए थे हमारे, एक आया था VIT, दूसरा आया था हमारा V²/RT और तीसरा आया था हमारा I²RT, तो ये हमने पावर का देख लिया। इनके बीच का रिलेशन क्या था वो भी देख लिया, इसकी यूनिट क्या है पावर की वो डिस्कस की थी, जो हमारा वर्क है उसकी यूनिट क्या थी, जूल, किलो कैलोरी या कैलोरी, ये डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद आया हमारा जूल्स लॉ, ये डिस्कस किया, हीटिंग इफेक्ट, तो जूल्स लॉ उसके अंदर हमने उसके प्रैक्टिकल देखे सारे, फ्यूज क्या है, किस मेटल का बना होता है, मतलब कि एलॉय का बना होता है, यदि प्रैक्टिकली देखें वैसे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, जिसके अंदर जो मेटल हम इसके यूज करते हैं, ठीक है, तो वो आ जाएगा, वो डिस्कस किया। उसके बाद हीटर डिस्कस किया, ये भी एप्लीकेशन है। बल्ब डिस्कस किया, उसका जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है वो भी डिस्कस किया, ठीक है, तो ये है एप्लीकेशन, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हमारे हीटिंग इफेक्ट के, वो डिस्कस कर चुके हम, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये पूछ चुके हम, इसके अंदर देख चुके सारा। तो रेजिस्टिविटी क्या है, इससे पहले हमने देखा कि रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है, और रेजिस्टेंस का जस्ट रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा हमारा कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, यदि रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस क्या है, जो अपोज करेगा करंट का वो रेजिस्टेंस है, रजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है। और यदि कंडक्टेंस की बात करें, जो करंट को अलाउ कर दे रहा है वो कंडक्टेंस, ये डिस्कस किया था। फिर रेजिस्टेंस के बाद रेजिस्टिविटी, जो कि एक प्रॉपर्टी है मेटल की, वो प्रॉपर्टी देखी थी, रेजिस्टिविटी क्या है, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कंडक्टिविटी आ जाएगी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बीच क्या डिफरेंस है ये देख लिया। उससे पहले हमने ये भी देखा था कि कितने टाइप के होंगे, जैसे हमने देखा था कंडक्टर क्या है, जो अलाउ कर देगा करंट को इजीली, ठीक है। फिर देखा सेमीकंडक्टर, जो पार्शियली अलाउ करेगा करंट को, वो देखा। उसके बाद हमने इंसुलेटर देखा, जो अलाउ ही नहीं करेगा करंट को, ठीक है। मतलब कि यदि बात करें कंडक्टर, तो कंडक्टर के एग्जांपल देखे, कंडक्टर के एग्जांपल होते हैं सारे मेटल्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर के एग्जांपल देखे, सारे मेटलॉइड सेमीकंडक्टर के एग्जांपल थे, जिसके अंदर हमने जर्मेनियम, आर्सेनिक ये देखा था। उसके बाद इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर क्या है, सारे जितने भी नॉन मेटल है सब इंसुलेटर के एग्जांपल थे, ठीक है, वो डिस्कस किया। तो आई थिंक आपको सब समझ में आया होगा, ठीक है। जितने भी टॉपिक थे हमने सारे डिटेल में डिस्कस किए हैं इस वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट